हेलो क्लास, आप लोग कैसे हो? तो हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो लास्ट टर्म पर हम लोग ने डिस्कस किया था कि फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसे होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। दिस इज एनी बॉडी इन ए मोशन टू स्टॉप और एनी बॉडी in a rest in a uniform into a uniform motion। और क्या करता है? और change the speed of the object and also the direction of the object or a body and also the change the shape and size of the object। this is यानी कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी क्या करता है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। जितने भी मैंने इवेंट्स के बारे में बताया वो किसके थ्रू होते हैं? दिस इज फोर्स। तो लास्ट मैंने बताया था कि क्लास 8 के स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पुशिंग एंड पुलिंग, तो पुशिंग पुलिंग दिस इज करेक्ट, बट दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, तो दिस इज द ये एक ऐसा फॉर्म होता है। दिस इज फोर्स के बारे में। फिर फोर्स के दिस इज हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे कि हमारे पास एक फुटबॉल है। फुटबॉल को अगर मैं रेस्ट को अगर मैं अपने बाई लेग करता हूं तो क्या करता हूं? रेस्ट से मुझे मोशन में कन्वर्ट कर देता हूं। कोई बॉडी गोलकीपर क्या करता है? एनी फुटबॉल इन ए मोशन, आफ्टर दैट इज स्टॉप, यानी कि फोर्स लगाता है। चेंज द डायरेक्शन, हम लोग चेंज द डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं। बाया क्रिकेट में बैट्समैन क्या करता है? जो बॉल आती है, बॉलर उसके बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो सो मेनी दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट टाइम पर हम लोग ने रिजल्टेंट फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो एक्चुअली में रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर मोर देन वन फोर्स, एक या एक से ज्यादा, एक या दो या तीन फोर्स अगर वर्क कर रहे हो, तो दैट इज द सम ऑफ तीनों फोर्सेस की या दो या तीन फोर्स सम के बराबर अगर एक फोर्स लगे तो दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स। मैंने बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक को बोला था बैलेंस फोर्स और एक को बोला था अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता था? बैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन जीरो होता था। क्या होता था? एक्सेलरेशन जीरो होता था। और क्या होता था? इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on the object is zero, यानी कि जितने भी फोर्स अगर उसके ऊपर वर्क कर रहे हो सब का सम क्या हो? जीरो हो। यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, but the sum of all the forces will be zero। that is the example of बैलेंस फोर्स। तो आज हम लोग देखते हैं बैलेंस फोर्स का एक अनदर एग्जांपल। अगर ये हमारे पास एक टेबल है और टेबल पर ये क्या रखी है? ये एक इसके ऊपर रखी हुई है बुक। ये टेबल पर रखी हुई है बुक और दिस इज द टेबल। तो टेबल पे जो बुक रखी हुई है तो इसका जो वेट है ये किसका है? वेट ऑफ द बुक इन दैट, इसकी डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सिमिलरली इसके ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक क्या लगता है? रिएक्शन फोर्स। क्या लगता है? रिएक्शन फोर्स। इसके ऊपर लगता है एक रिएक्शन फोर्स जिसकी डायरेक्शन के अंदर अपोजिट होती है। तो क्या होता है? जो वेट और जो रिएक्शन है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो क्या करते हैं? यानी कि अगर मान लो 100 ये 100 ये तो 100 माइनस 100 0। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ, यानी कि एनी बुक या एनीथिंग विल बी प्लेस्ड ऑन द टेबल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स। तो ये क्या है? अगर कोई बुक यहां पर टेबल पे रख, ये क्या है? ये टेबल है। अगर टेबल पे रखी हो तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस बैलेंस्ड फोर्स। क्या है ये? बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। अब अगर मैं डिस्कस करूं अनबैलेंस फोर्स की मैं बात करूं, अगर मैं अनबैलेंस फोर्स की बात करूं तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा? अगर इन टग ऑफ वॉर गेम कर लो, इन टग ऑफ वॉर गेम टू टीम्स पुल्स अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। Two teams pulls a rope in opposite direction, but suddenly one team the rope in any direction. So it means that is the force is unbalanced। यानी कि दो टीम है, दो टीम ने एक टीम रोप को क्या किया? अपनी ओर एक साइड मूव कर लिया। तो जब मूव कर लिया दैट इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। बट इन द कंडीशन अगर टग ऑफ वॉर का गेम हो रहा है और एक टीम ए है एक टीम बी है और दोनों ही टीम एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन लगा रही है, बट कोई भी टीम वो क्या कर रही है? एक दूसरे को अब क्या कर रही है? वन डायरेक्शन में नहीं मूव कर पा रही। दैट इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। ओके, ठीक इसी तरह
अगर सपोज दैट कि एनी पर्सन राइड ऑन अ बाईसाइकिल, अगर कोई पर्सन राइड ऑन अ बाईसाइकिल साइकिल चलाता है और सडनली वो क्या कर दे, चलाते चलते पैडल को, राइडर कैन स्टॉप द पैडल, द राइडर कैन स्टॉप द पैडल, देन आफ्टर दैट द बाईसाइकिल स्पीड इज स्लो, और आफ्टर दैट थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाईसाइकिल, जो हमारा जो राइडर था, राइडर ऑन द बाईसाइकिल, जब तक वो साइकिल पर पैडल थ्रो कर रहा था, पैडल मार रहा था, यानी कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा था, एक्सटर्नल एजेंट प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके थ्रू हमारी साइकिल रेस्ट से मोशन पे थी। पर जैसे ही उसने अपनी क्या कर दिया, जैसे ही उसने अपना पैडल स्टॉप कर दिया, आफ्टर दैट क्या हुआ, साइकिल क्या हो गई, स्लो हो गई, बाईसाइकिल स्लो हो गई, और आफ्टर कुछ टाइम पे वो स्टॉप हो गई। और स्टॉप क्यों हुई, क्योंकि रोड पर क्या है, हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, फ्रिक्शन फोर्स ने क्या कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया साइकिल को। तो जब तक, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक राइडर ने पैडल के थ्रू पैडल पे मारी साइकिल पे, जब तक साइकिल मोशन में, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स। पर जैसे ही बाईसाइकिल को स्टॉप कर दिया, वो रेस्ट में आ गई, दैट इज एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, उनका नाम है गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, गैलीलियो ऑब्जर्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, गैलीलियो का नाम आपने पहले कभी सुना है बच्चों आप लोगों ने? गैलीलियो क्या थे, वेरी बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है। गैलीलियो ने क्या है, टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। बट आज हम इनको टेलीस्कोप नहीं, आज हम कुछ मैकेनिक्स के रिलेटेड कुछ उनके एक एक्सपेरिमेंट पर डिस्कस करें। उन्होंने क्या किया, एक दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया। क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, और यहां पर क्या किया, एक मार्बल ले लिया। क्या कर दिया, मार्बल की बॉल है, दिस इज मार्बल बॉल, यहां पे क्या किया, मार्बल बॉल। और ये क्या है, जो ये है, ये कैसा है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है। कैसा है, फ्रिक्शनलेस प्लेन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जरा सा भी फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ है। ठीक है। अब when the marble ball release from the left side, then it will start from the motion, यानी रेस्ट से ये मोशन में आया, और आफ्टर दैट यहां पर आया, और उसके बाद ये क्या हो गया, ये यहां तक आ गया। पर यहां से आने के बाद जैसे जैसे ये इधर अप इधर जाता है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज जाती है, पर ये यहां तक पहुंच जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो इंक्लिनेशन है, द हाइट ऑफ द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द इंक्लिनेशन, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द इंक्लिनेशन बोथ आर इक्वल, यानी कि इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों इक्वल है। तो यहां से जाने के बाद, यानी कि इसकी स्पीड यहां पे बहुत मैक्सिमम होती है, और फिर यहां से स्पीड इसकी डिक्रीज हो जाती है, फिर भी ये इस डिस्टेंस को कवर करता है और यहां तक पहुंचता है। फिर आफ्टर दैट फिर यहां से ये इधर आता है, अब बैक यहां पे होता है। फिर ओके, फिर आफ्टर दैट क्या किया, आफ्टर दैट जो गैलीलियो ने क्या किया, इंक्लिनेशन प्लेन की जो हमारा जो ये प्लेन है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड, यानी कि कैसा है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस प्लेन। तो इसकी क्या कि इंक्लिनेशन को, यहां पे इंक्लिनेशन इतनी है एंगल, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इंक्लिनेशन को कम कर दिया, फिर इसके बाद 3 टाइम्स इंक्लिनेशन को कम किया। तो अगर मैं इसको P मान लूं, इसको Q मान लूं, इसको R मान लूं, इसको S, तो अब की बार इसने क्या किया, इस साइड से लेफ्ट साइड से बॉल गई, तो इंक्लिनेशन कम हो गया, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहां से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगा। अब की बार क्या करेगा, अब की बार हमारी बॉल जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, और पर हाइट भी वहीं तक जाएगा, एकदम मैक्सिमम हाइट तक वहां तक जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, ठीक इसी तरह मैं दूसरा यहां पर ले लेता हूं, हाइट कम हो गई, पहले यहाँ पे हाइट कम ज्यादा थी, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पर कम हुई। जब इस वाले प्लेन पे जब जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है, पर उस हाइट तक वहां तक जाता है, यहाँ तक अपना यहाँ तक जाता है। फिर आफ्टर दैट, फिर मैं अगर मैं ये इस वाले प्लेन को ले लूं, हॉरिजॉन्टल वाले में, अगर बॉल यहाँ से आती है, बॉल आने के बाद क्या होता है, क्या कंटिन्यूअस बॉल मोशन करती रहेगी,
इसमें तो क्या है कि बॉल यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर इधर गई, यहाँ पे जब यहाँ से जब ऊपर से जब यहाँ से आती तो स्पीड ज्यादा रहती, जब यहाँ पे कम होती, ठीक यहाँ पे आएगी तो स्पीड ज्यादा होगी, फिर यहाँ कम होगी। बट यहाँ पे क्या होगा, जब बॉल यहाँ से यहाँ आएगी तो यहाँ से बहुत एक स्पीड होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेगी। पर एक मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करते करते क्या हो जाएगा, बॉल एक जगह पर स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक बॉल मोशन कर रही थी तो वो क्या था, अनबैलेंस फोर्स था। और यहाँ पे क्या है, जब तक मोशन कर रही थी वो बैलेंस फोर्स था। क्या है, क्योंकि कंटिन्यूअस इन ए यूनिफॉर्म मोशन। बट बॉल जैसे ही यहाँ पर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। स्टॉप क्यों हुई, ऑल ऑफ यू नो दैट कि बॉल को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर क्या लगा, एक एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अराइज हो गया और बॉल को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया, अनबैलेंस फोर्स। तो इसके थ्रू क्या रिजल्ट निकला कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या है, रेस्ट में ही रहेगी। और अदरवाइज अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कर रही होगी तो वो कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी। वो तब तक अपनी कंडीशन में बनी रहेगी जब तक हम उस पे फोर्स नहीं लगाएंगे। बट जैसे ही हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगी। तो यहाँ पे क्या है, बॉल को यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, बॉल अपना यूनिफॉर्म मोशन बनाए हुए था। बट जब हमने ये वाली पोजीशन किया तो क्या हुआ, बॉल यहाँ पर क्या हो गई, एक जगह पे स्टॉप हो गई। और स्टॉप होने का मतलब है कि क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, इससे हमें क्या पता चला कि अनबैलेंस्ड फोर्स is required to change the motion of the marble ball, but no net force is needed to sustain the uniform motion। यानी कि कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो कि क्या है, इसको क्या करे, बट नो नेट फोर्स is needed to marble uniform motion। यानी कि कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो उसको क्या कर सकता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो यहीं से क्या निकला, यहीं से ही एक नया कॉन्सेप्ट निकला, इसी को ही हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकला, क्या निकला, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी क्या होता है, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती। वो क्या है, हम उसकी पोजीशन को चेंज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहां से आया, वो गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन से आया। ओके, तो यहां पे ये अनबैलेंस यहां हो गया, तो गैलीलियो यहां से हमें पता चला। तो गैलीलियो का लॉ यहां से क्या हुआ, तो यहां से गैलीलियो के लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि गैलीलियो का लॉ क्या है। तो गैलीलियो के लिए कॉलम है व्हेन अनबैलेंस्ड force acts on a body moving with constant velocity, moving with
constant velocity, then it continues in that of motion. ओके, तो यहां से ही गैलीलियो के बारे में आया। आफ्टर दैट, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को गैलीलियो के बाद इस कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड किया न्यूटन ने। न्यूटन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। न्यूटन का आपने छोटे क्लासों से 5, 6, 7, 8 वहां से आपने न्यूटन के बारे में। तो इसके बाद जो हम लोग का फेमस लॉ है उसे क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो हमारे क्या है, हमारे चैप्टर का भी, सेकंड चैप्टर का भी नाम है न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो क्या है, न्यूटन्स का जो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन वो देयर आर 3। कितने मोशन है? 3। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज ऑफ मोशन है। तो उसमें टुडे विल डिस्कस द फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि एनी बॉडी कंटिन्यूअस to be rest or uniform motion in the straight line unless and until applied external force to change the position of the body। ओके, तो क्या हुआ कि एनी, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में होगी, और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में वो तब अनलेस एंड अनटिल तब तक नहीं चेंज होगी जब तक उसमें हम क्या करेंगे, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स का मतलब अनबैलेंस का, इसका मतलब अनबैलेंस्ड भी होगा। यहां पर हम अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी, यानी कि हम अनबैलेंस्ड फोर्स के थ्रू ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, व्हाटएवर इन मोशन और रेस्ट। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो दैट इज द प्रॉपर्टी। तो जो ये जो प्रॉपर्टी है, ये टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। ओके, तो तो यहां पर ये यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है, इस लॉ को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। दिस लॉ इज आल्सो known as law of inertia। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस लॉ को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं, और हम लोग इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया की एक्चुअल में इनर्शिया क्या होता है। तो हम लोग यहां से अभी न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इनर्शिया क्या होता है। एक्चुअल में जो इनर्शिया जो होता है, किसी भी कोई भी जो बॉडी होती है, एनी बॉडी जो होते हैं अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करना चाहता, चाहे वो
एक कोई वो मनुष्य, कोई अगर मैन ही हो या कोई नेचर कुछ भी हो, वो क्या है, खुद अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करना चाहता। जब तक हम उसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, अगर आप कोई चीज आपको, आपने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, कोई प्रेशर ना हो, आपकी कोई आपको देखने वाला नहीं, आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप क्या करोगे, आप नहीं करोगे उसको, आप उसको क्या क्या बेमन से करोगे। बट आपको क्या है, आपको रहता है कि हमारे पेरेंट्स देखेंगे, हमारे टीचर्स देखेंगे, तो क्या है एक्सटर्नल वो, तो क्या है आप क्या कहते हो कि मुझे करना है, क्योंकि शाम को सर हमारे देखेंगे, हमारे पेरेंट्स मम्मी पापा क्या करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को क्या करेंगे, देखेंगे, तो इसलिए हमें कर लो, नहीं तो हमें मुझे क्या पड़ेगी, हमको डांट पड़ेगी, हमको मार पड़ेगी, इसके लिए हमको पनिश किया जाएगा। तो क्या है एक्सटर्नल फोर्स, एक हमारे ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है, जो क्या करता है, हमको क्या करता है, काम करने के लिए, जो हमें जो वर्क दिया गया है वो कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई ना देखे तो आप कभी नहीं करोगे। तो ठीक उसी तरह, यानी कि कोई भी पोजीशन अगर रेस्ट में है, कोई भी बॉडी या कोई रेस्ट में हो या मोशन कर रहा हो, तो उसको उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए तो उसको क्या कर, पोजीशन चेंज करने के लिए अपोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टू रजिस्ट और अपोज द पोजीशन। तो जो रजिस्ट और अपोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी, उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। तो क्या होता है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, क्या होती है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, inertia is the property of a body, inertia is the property of a body due to which it opposes or resist due to resist any change in the state of rest or uniform motion. That is, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इनर्शिया, या इसे शॉर्ट में भी कह सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। वर्च्यू मीन्स प्रॉपर्टी, हिंदी में गुण, और इंग्लिश में प्रॉपर्टी, टू चेंज द पोजीशन, दैट इज द कॉल्ड दी। अब ये जो इनर्शिया जो होती है, मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जो मास होता है, मास ऑफ द बॉडी टू मेजर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जो किसी भी बॉडी का जो मास होता है, वही एक्चुअल में क्या करता है, वही जो है मास, तो ये दिस इज द मास ऑफ द बॉडी टू मेजर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अगर सपोज दैट कि मेरे पास अगर दो बॉल्स हैं, आई हैव द टू बॉल्स, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मास पर डिपेंड करता है। तो those bodies which having a more massive, it is more inertia, and those bodies which have a less massive, this is low inertia। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास एक जो बॉल है, एक स्टोन की बॉल है, एक हमारे पास स्टोन की बॉल है और एक रबर की बॉल है। क्या है, एक हमारे पास स्टोन की बॉल है और एक क्या है, रबर की बॉल है। ओके,
ऑफ द सेम साइज, दोनों की साइज क्या है, दोनों की सेम साइज है, दोनों की सेम साइज है। तो पर अगर मैं पूछूं कि किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो जो स्टोन की बॉल है, जो पत्थर की बॉल है, क्या है, उसका इनर्शिया क्या होगा, इसका मास क्या होगा, इसका लार्ज होगा, इसका क्या होगा, लार्ज मास होगा, और इसका क्या होगा, लेस मास होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां लेस मास है, यहां पे लार्ज मास, तो लार्ज मास होने की वजह से क्या होगा, मोर इनर्शिया, क्या होगा, मोर इनर्शिया, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा और इसका इनर्शिया कम होगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि दोज बॉडी विच हैविंग ए मोर मास, यानी कि यहाँ पर सेम साइज की अगर दो बॉल लेता हूं, एक स्टोन की और एक रबर की, पर जो स्टोन की बॉल होती है उसका मास ज्यादा होता है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मोर इनर्शिया ऑफ द स्टोन बॉल एंड लेस इनर्शिया ऑफ द रबर बॉल। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉज ऑफ जो इनर्शिया होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया होती है, इनर्शिया विद एग्जांपल और न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।